PM. Place refers to how product is distributed from the producer to the final customer. मतलब जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो मुझे कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, उस प्रोसेस को हम प्लेस में पढ़ेंगे। या जिस जगह पे हमारा प्रोडक्ट बिक रहा होता है वो हमारे प्रोडक्ट का एक पी होता है, एक प्लेस होता है। सही। और इसके तीन चार डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दैट प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड थ्रू। तो यहाँ पे इस मैप में तुम्हें चार चैनल्स नजर आ रहे होंगे। पहले चैनल में क्या हो रहा है कि एक प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा है। इसकी एग्जांपल तुम्हें वेबसाइट हो सकती है, कंपनी की अपनी वेबसाइट हो सकती है, कंपनी की अपनी ऐप हो सकती है, कि डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना। या जैसे आपका एक बेकरी हो गई, केक बनाती है, सचल्स केक है, केक बना के बंदे को डायरेक्ट दे देता है। और इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, और ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट का नेचर कौन सा है, टाइप कौन सा है, वो हम आगे देखेंगे। अब सेकंड, इसको मैं कह देता हूँ D1, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1, और इसको मैं कह देता हूँ D2, और इसको मैं कह देता हूँ D3, और ये है D4। और सेकंड में क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर है, और इसमें एक रिटेलर का भी आ जाता है कि मैं गुड्स बनाता हूँ, खुद नहीं सेल करता, एक रिटेलर को देता हूँ, वो आगे कस्टमर को बेच देता है। अब इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है, वो हम आगे देखेंगे। और तीसरे में क्या होता है, एक और चैनल ऐड हो जाता है, वो क्या है, होलसेलर। प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर जाके कंज्यूमर्स को देता है। यहाँ पे एक लेयर आती है, यहाँ पे दो लेयर्स आती हैं, और यहाँ पे तीन लेयर्स आती हैं। पहले एजेंट को जाता है, फिर होलसेलर को जाता है, रिटेलर को जाता है, और कंज्यूमर को जाता है। ये वाला जो फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, ये यूजुअली मल्टीनेशनल फॉलोज करती है। अब जैसे कि कोई BMW है, उसकी एग्जांपल हम अक्सर लेते रहते हैं, और उसकी एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं। अब BMW एक प्रोड्यूसर है, जहाँ पे इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहां पे होता है। अब उसने क्या किया, पाकिस्तान में एक एजेंट हायर कर लिया, दीवान मोटर्स को हायर कर लिया, कि भाई जितनी भी BMW की गाड़ियां आएंगी वो एजेंट मंगवाएगा अपने पास। अब वो एज एन होलसेलर को आगे भी बेच सकता है, या खुद भी सेल कर सकता है। फिर वो कस्टमर के पास जाता है, होलसेलर फिर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। ये चार तरीके हैं, और इनके अपने फायदे और नुकसान हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1 की हम बात करते हैं, जिससे डायरेक्ट कस्टमर को चला जाता है। मैंने प्रोडक्ट बनाया और मैंने डायरेक्ट कस्टमर को दे दिया, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। A good example is a factory outlet where products directly arrive at their own shop from the factory and are sold to customer। मतलब कंपनी का या फैक्ट्री का अपना दुकान है, उससे डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। इसका फायदा क्या, सारा प्रॉफिट प्रोड्यूसर को जाता है, और सारे मार्केटिंग के 4 पीस को कंट्रोल भी कर सकता है। प्राइस उसके हाथ में होती है, प्लेस उसके हाथ में होती है, प्रमोशन उसके हाथ में होती है, प्रोडक्ट उसके हाथ में होता है। तो सारा प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केटिंग, वो एक प्रोड्यूसर के कंट्रोल में रहती है। और कस्टमर को क्विकेस्ट, मतलब क्विकेस्ट मेथड है जिस तरीके से हम कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं और कम टाइम में पहुंचा सकते हैं। तो इसका अगर कोई फीडबैक भी होगा तो वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को मिल जाएगा। तो मार्केट रिसर्च से जो डेटा कलेक्शन होगा वो भी क्वालिटेटिव हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा। इट इज सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स विच आर समटाइम्स सोल्ड स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म। स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म से मैंने तुम्हें केक्स की एग्जांपल दी, या मिल्क हो गया, या शुगर केन हो गया। शुगर केन का क्या होता है, जब वो कट होता है ना, तो उसको होता है कि जल्दी से जल्दी इसको फैक्ट्री में, या इसके जो जहाँ पे शुगर वगैरह बनती है वहां पे उसको ट्रांसफर किया जाता है, जाया हो जाए। लेकिन इसका नुकसान क्या है, डिलीवरी कॉस्ट में बी हाई इफ देयर आर कस्टमर ओवर अ वाइड एरिया। कस्टमर आपके पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, और आप प्रोडक्शन सिर्फ हैदराबाद से करते हैं, तो आपको पूरे पाकिस्तान में पहुंचाने के लिए डिलीवरी कॉस्ट भी तो लगेगी। उसका सर दर्द भी सारा आपको संभालना पड़ेगा। और जितनी भी स्टोरेज कॉस्ट होगी स्टॉक हैंडल करने की, आगे पीछे डैमेज वगैरह की, वो सारी की सारी कॉस्ट कौन बेयर करेगा, प्रोड्यूसर बेयर करेगा। और सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज मैं देखूंगा, उनको फाइनेंस में करूंगा, उनकी कॉस्ट को मैं बेयर करूंगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब प्रोडक्ट बेच ही मैं रहा हूँ तो सारे 4 पीस भी मेरे अंडर कंट्रोल में आएंगे। और ये फीजिबल नहीं है
उन प्रोडक्ट्स के लिए जिसको हम पोस्ट और कॉरियर के जरिए भेज नहीं सकते, जैसे केक्स हो गए या पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो अक्सर डिलीवरी का हम बेचते हैं तो वो गुड्स खराब हो जाते हैं। और पोस्ट और कुरियर पे आप वही चीजें बेचते हो जिनमें आप 4-5 दिन वेट कर सकते हो। अब कोई गुड ऐसी 2-3 घंटे में खराब हो जाती है तो फिर वो तो अनफीजेबल है। D1 क्लियर होगा, काफी सिंपलिस्टिक है, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, और इसके सारे फायदे और हम नुकसान देख सकते हैं। ये पॉसिबल बेनिफिट्स एंड पॉसिबल डिसएडवांटेजेस है, और अगर तुम्हें अपनी दिमाग में कोई समझ में आता है और वो वैलिड है तो वो भी लिख सकते हो। और वो डिपेंड करता है कि बिजनेस की टाइप क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, उसके हिसाब से उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी वेरी कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2। अब D1 काफी सिंपल था कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, आपस में डील कर रहे हैं। लेकिन दूसरे में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि यार एक रिटेलर को भी रख लेते हैं, हजारों कस्टमर, अब मैं डायरेक्टली एक बड़ा बिजनेस उनसे डीलिंग करूंगा तो मेरा टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा, काफी कॉस्ट भी लग रही है, और उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको रिटर्न करना, रिफंड करना, ये प्रोसेस काफी टायरिंग है। Manufacturer will sell its product to a retailer who will have the stocks of the product from other manufacturers as well, who will then sell them to customers who visit the shop. मतलब अक्सर गुड्स कुछ ऐसी होती है जो बंदा चाहता है कि वो देख ले, उसको चेक कर ले, फिर परचेज कर ले। जैसे कि तुम्हें एग्जांपल देता हूँ परफ्यूम्स की। तुम कभी भी ना ऑनलाइन परफ्यूम डायरेक्ट नहीं मंगवाओगे, उस केस में मंगवाओगे या तो तुम उसको दोबारा परचेज कर रहे हो, वरना नहीं मंगवाओगे। या अनलेस कोई बहुत वीआईपी ब्रांड है, आप बोलोगे पता नहीं कौन सी खुशबू की लगाऊंगा, मजा आएगा नहीं आएगा। तो इस टाइप के चैनल में आप प्रीफर करते हो कि यार एक डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए, कोई डिस्प्ले होना चाहिए, चेक करके चीज खरीदी जाए। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड्स लाइक सोनी, कैनन एंड पैनासोनिक सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द वेरियस रिटेलर्स। जैसे सदर है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है, वहां पे क्या होता है, एप्पल पड़ा होता है, सैमसंग पड़ा होता है, ओप्पो पड़ा होता है। आपको जो पसंद आए कंपेयर करके आप ले लो। इसमें आप एक रिटेलर को इन्वॉल्व करते हो, और इसमें फायदा क्या है कि अब जो है ना, मैन्युफैक्चरर को इन्वेंट्रीज होल्ड करने की कॉस्ट बेयर नहीं करनी होगी, और वो जो भी खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, वो कौन रखेगा, रिटेलर्स के पास रखेगा। तो रिटेलर विल पे फॉर एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज। अब रिटेलर को सिर्फ हमारा प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना, 4 प्रोडक्ट और इसने अपने पास रखे हुए हैं, उसको भी प्रमोट करना है। तो एक कलेक्टिव एडवर्टीजिंग कॉस्ट भी आ जाती है। अगर सिर्फ हमारी कॉस्ट होती तो वो हमसे नेगोशिएट कर सकता था। और रिटेलर्स जो होते हैं ना, वो कन्वीनियंट होते हैं, कस्टमर की कन्वीनियंस पे अवेलेबल होते हैं। अब ये बात भी हमने काफी दफा डिस्कस की है कि हमारे घर के बाहर, हमारे लोकल एरिया में, कमर्शियल एरिया में हमें सारी नेसेसिटीज की चीजें मिलती हैं, खाने पीने की। तो वो रिटेलर्स होते हैं। तो अब रिटेलर्स अपने पास चीजें रखेंगे तो कंज्यूमर उनको ज्यादा से ज्यादा विजिट करता है। अब हो सकता है तुम एक कार के शोरूम में महीने में 1 दफा, इस साल में 3-4 दफा विजिट करते हो, लेकिन एक ग्रोसरी स्टोर को तुम कितनी दफा विजिट करते हो, डेली 2 दफा 3 दफा। तो कन्वीनियंट होता है कस्टमर के लिए। अब D2 का नुकसान क्या है या डिसएडवांटेज क्या है? जाहिर है, अब आपके प्रोडक्ट में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ सकती है। प्राइस बढ़ सकती है क्यों? क्योंकि जो हमने रिटेलर रखा है उसको भी तो भाई प्रॉफिट तो चाहिए होगा ना, मुफ्त में काम नहीं करेगा। तो जब वो अपना प्रॉफिट रखता है, एक तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम होता है और एक कंज्यूमर को प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ती है। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, प्राइस इंक्रीज, प्रोड्यूसर मार्जिन डिक्रीज, ये दोनों चीजें होती हैं। और ये जो दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं, उसका बेनिफिट किसको जाता है? रिटेलर को, क्योंकि वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है ना। और प्रोड्यूसर अपना मार्केटिंग पे कंट्रोल भी लॉस कर देते हैं, क्योंकि अब उसका रिटेलर बेच रहा है। और इसमें प्रोड्यूसर मस्ट पे फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर।
इसको अब वन टाइम डिलीवरी पे करनी पड़ रही है। पहले क्या होता था कि हर इंडिविजुअलाइज कस्टमर को मुझे अलग अलग डिलीवरी कॉस्ट बेयर करनी पड़। खैर कॉस्ट तो आपको हर उसमें बेयर करनी पड़ेगी। और एक नुकसान की बात यह है कि जो रिटेलर होते हैं ना वो कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट भी सेल कर रहे होते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा कॉम्पिटिटर का है ना, तो कॉम्पिटिटर आपका प्रोडक्ट कभी भी उस रिटेलर से नहीं खरीदेगा। द प्रोड्यूसर मस्ट पे फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर्स। अब जैसे कि तुम एग्जांपल ले लो, नेस्ले एक पानी का ब्रांड है, या नेस्ले अपने जूसेस वगैरह सेल करता है। अब जितने भी क्लिफ्टन में सुपरमार्केट है, मोटास है, आगाज है, फोरम है, एप्को है, मतलब जितने भी सुपरमार्केट्स है ना, उनके पास जो सामान आता है तो वो सुपरमार्केट वाला उसकी कॉस्ट पे नहीं करता, उसकी कॉस्ट कंपनी पे करती है, या वो होलसेलर पे करता है जो उनके पास सामान पहुंचा रहा है। इसी तरह डिवागो है, मेडिसन है, तो कंपनी से जो मेडिसिन डिवागो पे आती है ना, तो उसका एक्सपेंस कंपनी वाले पे करते हैं। वो डिपेंड करता है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और डिफरेंट टर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। बट वो इसलिए पे नहीं कर रहा होता कि वो तो अपनी जगह पे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट भी बेच रहा होता है। तो आप उसकी डिलीवरी पे नहीं करोगे तो वो अपने कॉम्पिटिटर का पे कर देगा। ये ड्यू टू कंपटीशन होता है। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तो रिटेलर को इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि यार हम आपकी डिलीवरी भी पे कर देंगे। अब आपको प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा तो आप अच्छे मार्जिन पे बेच सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्री में यहाँ पे देखो क्या था, होलसेलर था, रिटेलर था और कंज्यूमर था। यानी कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचने से पहले पहले तीन लोग आ रहे हैं। एक जो बना रहा है वो, एक जो अपने पास स्टॉक रख रहा है वो, और तीसरा जो रिटेलर है आपके कन्वीनियंस लोकेशन पे अवेलेबल है वो। और ये तीनों अपना कुछ ना कुछ मार्कअप ऐड करते होंगे, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐड करते होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता होगा, आपकी प्राइस बढ़ जाती होगी। और जो प्रोड्यूसर है इसका प्रॉफिट कम हो जाता होगा। प्रॉफिट कम क्यों होता है कि जो टोटल प्रॉफिट होता है ना इन तीनों में बढ़ जाता है, डिवाइडेड बाय थ्री हो जाता है। अब वो हम वो नहीं करें किसको ज्यादा बच रहा है किसको कम बच रहा है, बट हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमाया जाता है ना वो तीनों में बढ़ जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी करते हैं। द मैन्युफैक्चरर विल सेल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू अ होलसेलर, और होलसेलर उसको स्टॉक करेगा। और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, होलसेलर एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता इसीलिए। और रिटेलर क्या करता है, छोटी छोटी क्वांटिटी लेता है। रिटेलर कभी भी इतना ना स्टॉक नहीं परचेज करता, क्योंकि वो छोटे इलाके में होता है, छोटी जगह पे होता है, तो वहां पे इतना स्टॉक करने का फायदा नहीं है। अब एक बड़ी कंपनी तीन चार चीजें बेचेगी तो उसको मतलब काफी टाइम वेस्ट होगा, जो हमने पहले भी बात की थी। बाय स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल इट टू द कंज्यूमर। अब इससे क्या होता है कि कंज्यूमर की जो डिमांड्स हैं, नीड्स एंड वांट्स फ्लक्चुएट होती हैं विद टाइम। रिटेलर उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। वन गुड एग्जांपल इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स, कराची में एक मार्केट है उसका नाम है मेडिसिनल मार्केट। तुमने शायद उसका नाम सुना होगा। तो वो मेडिसिन मार्केट जो होती है ना, वो किस तरीके से काम करती है, एज एन होलसेलर काम करती है। कंपनी से वो सामान लेते हैं, वो कंपनी से सामान आता है होलसेल मार्केट में, जिसको हम मेडिसिन मार्केट कहते हैं। फिर वहां पे पूरे कराची के रिटेलर्स आते हैं और वहां पे मार्केट में जाके मेडिसिन परचेज करते हैं। मेडिसिन परचेज करके फिर वो अपने लोकल एरियाज में जहाँ पे भी उनके शॉप्स वगैरह होते हैं वहां उसको सेल करते हैं। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंपनी के पास भी कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा होता, रिटेलर के पास भी कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन होलसेलर अक्सर हमें वो चीजें अरेंज करके देते हैं। क्यों करके देते हैं, उनके पास स्टॉक होता है और उनको पूरे मार्केट की नॉलेज होती है, कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या प्राइस है, उनको पूरी डिटेल होती है क्योंकि वो मार्केट में बैठे होते हैं। होलसेलर्स होलसेलर्स विल एडवर्टाइज एंड प्रमोट द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स। अक्सर होता है ना कि वो उनके पास नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं कि भाई आप ये ट्राई करें,
ये अच्छा बिक जाएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा है, तो होलसेलर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर रिटेलर को कन्विंस कर सकते हैं। होलसेलर पे फॉर ट्रांसपोर्ट्स एंड स्टोरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे अगेन वही बात आ गई कि होलसेलर क्यों पे करेगा। होलसेलर इसलिए पे कर सकता है क्योंकि उसको कंपनी इंसेंटिवाइज करती होगी, या उसको अपनी सेल बढ़ानी होगी, तो वो बोलता है यार थोड़ी सी कॉस्ट बेयर कर लेता हूँ, सेल बढ़ जाएगी, टारगेट पूरा हो जाएगा, कंपनी साउथ एशिया या मलेशिया का ट्रिप दे देगी, या यूएस का ट्रिप दे देगी। तो ऐसा होता है ना कंपनीज में कि स्कीम पूरी करने पे आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। होलसेलर सेव्स स्टोरेज स्पेस फॉर स्मॉल रिटेलर्स एंड रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट। अब होलसेलर अपने पास स्टॉक तो कर लेता है, तो इससे क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं ना, उनकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है। होलसेल सेव स्टोरेज स्पेस फॉर स्मॉल रिटेल reduces स्टोरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। मतलब अपना प्रोड्यूसर को ज्यादा स्टॉक करना पड़ रहा है, ना ही रिटेलर्स को। रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है, वो जाके होलसेलर से लेके आता है, और प्रोड्यूसर बल्क क्वांटिटी सेल कर देता है होलसेलर को। क्योंकि होलसेल का मतलब ही क्या है, बल्क परचेज। अगर वो बल्क परचेज ही नहीं करेगा, उसको फायदा कहाँ से होगा। और रिटेलर्स अक्सर छोटी छोटी क्वांटिटी परचेज करते हैं, जैसे ब्रेड्स होती हैं, बन्स होते हैं, वो डेली बेसिस पे परचेज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक महीने का स्टॉक लेकर रख दूं, खराब हो जाता है। और होलसेलर कस्टमर को क्रेडिट भी दे सकता है अपने टर्म्स पे, अपने रिलेशन पे। अब एक कंपनी लोगों को पर्सनली थोड़ी जान सकती है, लेकिन एक होलसेलर जान सकता है। हो सकता है उनकी लैंग्वेज सेम हो, रिलीजन सेम हो, फ्रेंड्स हो, कोई कॉमन पॉइंट हो, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी दे सकता है। हाउएवर जो कंपनीज होती है ना, वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देती। होलसेलर के गिन गिव एडवाइस टू स्मॉल रिटेलर्स। अगर कोई स्मॉल रिटेलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई इसको शिकायत आ रही है, तो होलसेलर उसको अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर सकता है, समझा सकता है कि वो अपनी प्रोडक्ट किस तरीके से सेल करे। लेकिन इसका मसला क्या है, मिडिल मैन ऐड हो जाता है, प्रॉफिट इसके चले जाते हैं प्रोड्यूसर के। और प्रोड्यूसर का जो कंट्रोल होता है ना मार्केटिंग पे, वो और ज्यादा कम हो जाता है। और जो प्रोडक्ट होता है रिटेलर्स के लिए, ये जो स्मॉल शॉप्स होते हैं उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। और होलसेलर हमेशा वही प्रोडक्ट आपकी रखता है जो ज्यादा बिकती है। वो हर प्रोडक्ट आपकी कभी भी नहीं रखेगा। वो सिर्फ वो प्रोडक्ट रखता है जो ज्यादा मूव करती है, जो ज्यादा से ज्यादा बिकती है। क्योंकि वो डेड स्टॉक रख के क्या करेगा, उसके पैसे फंस जाएंगे। होलसेलर में भी लॉन्ग वे फ्रॉम स्मॉल शॉप्स। एक नुकसान ये भी है कि जिससे मैंने तुम्हें कहा कि कराची में मेडिसिन मार्केट एक है, और वो है एमेजना रोड। अब जो कोरंगी में है, और जो जौहर में रहता है, और जो नॉर्थ नाजमाबाद में रहता है, अब होलसेलर मेडिसिन मार्केट में और रिटेलर्स कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो ये लोकेशन का भी फर्क आता है ना, टाइम ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा लगती है। होलसेलर्स में बी अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्मॉल शॉप्स। द कंज्यूमर प्राइस इज ऑफन हायर देन द डायरेक्ट सेलिंग। अब जाहिर है, मैं तुम्हें डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है। तुम मुझसे प्राइवेट ट्यूशन लेते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ये क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सर्विसेज तो मैं दे रहा हूँ। अब मैं एक इंस्टीट्यूट के जरिए से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो ये क्या आ गया, एक इंटरमीडिएरी ऐड हो गया। अब जाहिर है तुम उसको पे करोगे, वो मुझे पे करेगा, कुछ मार्जिन वो अपना भी रखेगा। या अब एक इंटरमीडिएरी हम और ऐड कर देते हैं। अब 12 ना मेरा प्रीवियस स्टूडेंट था, सही। अब उसने क्या किया कि सर मेरे दो कजन है, उनको पढ़ना है। अब दो मेरे कजन है, उनको पढ़ना है। अब वो इमरान के पास आया, इमरान भाई इनको पढ़ना है, तो बोला भाई मेरी मेरी कमीशन रख देना। अब इमरान इसकी भी कमीशन रखेगा, अपने पैसे भी रखेगा, और तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान या फायदा किसको हो रहा है, प्रोड्यूसर को हो रहा है। मुझे पैसे कम मिलेंगे। तुम दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है। अब अदर पर्सपेक्टिव से ये भी हो सकता है यार, मेरी मार्केटिंग हो रही है, तो इस तरीके से होगा कि जो प्रोड्यूसर है ना, उसको प्रॉफिट कम मिलता है। अब ये तुम्हारे पास, with a wholesaler a manufacturer has less paperwork, without a wholesaler a manufacturer has to process many orders।
अब होलसेलर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कंपनी को सारी मगजमारी नहीं करनी पड़ती, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर होलसेलर नहीं होगा तो उसको काफी पेपर वर्क करना पड़ेगा। जैसे ये पहली डायग्राम में देखो, विदाउट अ होलसेलर अ मैन्युफैक्चरर प्रोसेस मैनी ऑर्डर। अब M5 है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब उनके देखो सारे जो कस्टमर्स हैं वो फैले पड़े हुए मिक्सअप हो रहे हैं, तो काफी दिमाग खराबी भी है। अब ये क्या कि होलसेलर को ऐड कर दिया, अब ये सारे मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को दे रहे हैं, अब यही होलसेलर इन सारे कस्टमर को डील कर रहा है। अब डायग्राम से देखने में भी लग रहा है कि कौन सा आसान है, कौन सा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कौन सा ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, वो दूसरा वाला है। तो होलसेलर के फायदे तो हैं, चाहे कुछ नुकसान होते हैं, वो उनकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि कितना प्रॉफिट ऐड कर रहा है, कितनी क्वालिटी है। आई गेस यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 4 करते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हमने D3 पढ़ा था ना, अब D4 में सिर्फ एक एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है। The manufacturer will sell their products to an agent who has specialized information about the market and will know the best wholesaler to sell to them. अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैंने दुबई से कोई ब्रांड उठाया, अब मैं उनका एजेंट हूँ। अब मुझे पता है ना कि कौन सा बड़ा होलसेलर है, कौन सा बड़ा जिसका नेटवर्क है, मैं बोलूंगा मैं इसको सेल कर दूंगा। एजेंट क्या होता है? लोकल बंदा होता है, उस कंट्री का बंदा होता है, उसको लैंग्वेज आ रही होती है, उसको सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज पता होती है, तो वो अपने हिसाब से डील करता है। इसका पहला फायदा क्या है? स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ द मार्केट होती है। मैन्युफैक्चरर्स में नॉट द बेस्ट वे टू सेल। जाहिर है वो जैसे जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको आइडिया नहीं होगा कि बेस्ट तरीका क्या है। जब जैसे वॉलमार्ट इंडिया में गया था, तो वॉलमार्ट को इंडिया के मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने एक लोकल इंडियन सुपरमार्केट्स वाले के साथ कोलैब किया था या ज्वाइंट वेंचर किया था, क्योंकि वो वहाँ का एक्सपर्ट बनता था, उसको वहाँ के कस्टमर्स की इनकम के बारे में, स्पेंडिंग पैटर्न के बारे में सब कुछ पता था। वो इसलिए किया था कि उसको पता था कि वो कैसे सेल करेगा। और एजेंट्स को लोकल कंडीशंस के बारे में, लॉस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस सब पता होता है। और इसमें क्या होता है कि जितने इंटरमीडिएरीज ऐड होते जाते हैं ना, मिडिलमैन ऐड होते जाते हैं, प्रोड्यूसर का कंट्रोल उतना ही खत्म होता जाता है, और यही इसका नुकसान है। तो ये हमने 4 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब another middleman is added so even more profit is taken away from the producer, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कंट्रोल भी कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। अब ये कुछ तरीके हैं जिससे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब पहला तरीका क्या? डिपार्टमेंटल स्टोर्स। बड़े स्टोर्स होते हैं कंट्री में, सिटी में, टाउन में। पहले जमाने में क्या होता था? मेट्रो होता था। इम्तियाज और ये बहुत सारे सुपरमार्केट का जो कल्चर है वो बाद में स्टार्ट हुआ। पहले सिर्फ एक स्टोर होता था मेट्रो, पूरे कराची में 2 या 3 होते थे। तो अक्सर वीकेंड्स और संडेज को लोग जाते थे अपने डिफेंस से, अपने किसी भी इलाके से निकल के, और वहां पे शॉपिंग करते थे। चेन स्टोर्स में कौन सा आता है? आपका इम्तियाज आता है। सेम नेम, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, और 2 या 2 से ज्यादा स्टोर्स होते हैं। और डिस्काउंट स्टोर्स कौन से होते हैं? $100 शॉप, $1 शॉप, गिफ्ट गिफ्ट शॉप्स होते हैं। तो वहां पे वैरायटी ऑफ गुड्स मिलती है, सस्ती चीजें मिलती हैं। डिस्काउंट स्टोर्स वो नहीं, ऐसी शॉप्स होती है जहाँ पे लेस देन ₹1000 की आइटम्स मिलती हैं। अब वो इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो एसेसरी भी हो सकती है। डिस्काउंट स्टोर तो नहीं है। डिस्काउंट स्टोर वही जो मैंने तुम्हें इसकी एग्जांपल दी है। सुपर स्टोर्स, वेरी लार्ज आउट ऑफ टाउन स्टोर्स विच सेल अ वाइड रेंज ऑफ फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स। सुपर स्टोर वो होते हैं जो बहुत बड़े स्टोर होते हैं, और वो अक्सर सिटी और टाउन के बाहर किसी बड़े इलाके में होते हैं। जैसे दुबई मॉल का नाम सुना होगा तुमने, वो एक सुपर स्टोर। इतना बड़ा है ना कि वो थोड़ा
रेगिस्तान के करीब वगैरह भी है। इतना बड़ा है, उसकी पार्किंग इतनी बड़ी है ना कि आप घूम जाओगे। वो एक सुपर स्टोर है। और सुपर मार्केट से छोटे छोटे ग्रोसरी वगैरह, कारफोर हो गया, एमिगोज हो गया, आपका मोटाज हो गया, ये छोटे छोटे। और इंडिपेंडेंट रिटेलर्स जो आपके गली कोने पे मिल्क शॉप, शैम्पू, टूथपेस्ट, मोर्टीन वगैरह ये सारी चीजें बेचते हैं जो नेसेसिटी होती है। अब डायरेक्ट सेल्स में आपका इंश्योरेंस आ जाता है। हाँ, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर सेल करता है। अब डायरेक्ट सेल में अपनी खुद भी कर सकता हूँ कि एड बना दूँ मार्केटिंग के लिए कि भाई मैं वो एन ई लेवल्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई बीच में नहीं है। सही है। और आप मेल से भी कर सकते हो, जीमेल वगैरह, मेल से अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, फोन कर सकते हो, इंटरनेट पे ऑर्डर ले सकते हो। और इंटरनेट और ई कॉमर्स, व्हाट्सएप बिजनेस है, और बहुत सारी ग्रुप्स हैं। इंस्टाग्राम पे आप बिजनेस करते हो, कैटलॉग डाल दी, होटल का मेन्यू अपडेट कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर आ सकते हैं। ईबे हो गया, अलीबाबा हो गया, amazon हो गया। और इंडिया में फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। तो ये सारी एग्जांपल्स इसके इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। तो ये थे मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें पता है, ये ऐसे एग्जांपल देने के लिए मैंने कहा तुम देख लो। 6, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अगर क्वेश्चन आ गया उसमें चेन स्टोर की बात हुई है या डिपार्टमेंटल स्टोर की बात हुई है, तो तुम्हें पता होना चाहिए उसके फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, ये तो मैं भेज दूंगा। अब मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए ना डिसीजन लेना है कि उसको कहाँ बेचना है मुझे, उसके लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है। तो उसके लिए डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है। प्रोड्यूसर गुड है या कंज्यूमर गुड है। प्रोड्यूसर गुड वो है कि जिसको बिजनेस यूज करके दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। तो प्रोड्यूसर मार्केट अलग होती है, उसको पूरे आवाम को टारगेट नहीं करना। सही है। और होलसेलर जो होगा उसके छोटे आइटम सेल करेगा। अक्सर जो मैकेनिक्स होते हैं या जो बिजली का काम करते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट का टाइप क्या है। हार्डवेयर शॉप्स पे उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं ना कि उसकी प्लेस क्या। तो टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट डिफिकल्ट टू ऑपरेट है, इजी टू ऑपरेट है। जितना इजी टू ऑपरेट होगा ना, आप कस्टमर को डायरेक्ट डायरेक्ट सेल करोगे। या अक्सर जो मशीनरी के जो आइटम्स होते हैं ना, वो कंपनी कभी भी डायरेक्ट सेल नहीं करती। उसको एक रिटेलर का तो होना बहुत ऑब्वियस देखा गया। अब कोई हेयर ड्रायर है, कोई मोबाइल फोन है, कंपनी कभी भी डायरेक्ट सेल नहीं करेगी। एप्पल कभी भी डायरेक्ट सेल नहीं करेगी। अपने स्टोर से बिकवाएगा, किसी मॉल में लगवा देगा, या मोबाइल शॉप से मिलेगा, वो कभी भी खुद सेल नहीं करेगा। और प्रोडक्ट कितना बिकता है, जल्दी बिकता है या 1 साल पड़ा होता है, 6 महीने पड़ा होता है। अब जैसे लोकल वॉचेस होती हैं, वो रैंडमली बिकती रहती है। अब जैसे कोई ब्लॉट की घड़ी है या कोई महंगी एक्सपेंसिव वॉच है, रोलेक्स की कोई घड़ी है, तो मुझे लगता है कि वो रोज बिकती होगी। साल में एक दफा या कोई स्पेशल ओकेजन पे, तो उनकी प्राइस भी काफी ज्यादा होगी। और प्राइस क्या है, लग्जरी है, ज्वेलरी है, हाई एंड आउटलेट्स पे बिकती है, या चीप है, स्किमिंग फॉलो कर रहे हो, पेनिट्रेशन फॉलो कर रहे हो। और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है। और जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो उसके कस्टमर्स उसके करीब में रहते हैं या दूर में रहते हैं। तो हमें कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर करना है। Where competitors sell their product, in order to directly compete with competitors, the products need to be sold where competitors are selling to। अब जैसे बोर्ड बेसन की लाइन है,
तुम्हें लगता है कि अगर यहाँ पे एक दो रेस्टोरेंट होते लोग यहाँ पे रश करते? कभी नहीं करते। अब उसको पता है ना यार, इस इलाके में जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो बैठ ही जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो अच्छा खाना मिल ही जाएगा, क्योंकि उसके सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। जान रोस्ट वाला भी टिक्का बेच रहा है, वो खैबर वाला भी टिक्का बेच रहा है, वही सब्जी बेच रहा है, वही कढ़ाई बेच रहा है, फर्क क्या है? माइन्यूट सी डिफरेंशिएशन है, वो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, उसकी जगह बैठने की अच्छी है, उसकी प्राइसेस हल्की कम है, उसके ना वेटर्स बहुत अच्छे इज्जत करें, हैं कॉम्पिटिटर्स, बट माइनर सी डिफरेंशिएशन है जिसकी वजह से उनकी सेल कम ज्यादा होती है। इस पूरे